अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 4 के तमाम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल नंबर 1। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज acting on a cart at an angle of 30 degree with the horizontal direction. Find the x and y components of the force. एक 200 न्यूटन की फोर्स एक कार्ट पर यानी एक रेडी पर 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए उफ़क़ी सिमत में लगाई जा रही है। फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम करें। स्टूडेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन बताई है, एंगल थीटा जो है 30 डिग्री बताया है, एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम करने हैं। स्टूडेंट देखें हमें फोर्स दे दी है 200 न्यूटन, डाटे में लिखेंगे गिवन डाटे में। एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 30 डिग्री। फोर्स का एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम करना है। एक्स कंपोनेंट को एफ एक्स लिखेंगे, वाई कंपोनेंट को एफ वाई लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ कॉस थीटा के इक्वल। एफ की वैल्यू 200 न्यूटन पुट की, कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री आ गया। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.866। कैलकुलेटर से हम ये निकालेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। अब 0.866 को 200 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 173.2 न्यूटन। यूँ फोर्स का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा 173.2 न्यूटन। नेक्स्ट स्टूडेंट हम वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। वाई कंपोनेंट फोर्स का जो है वो इक्वल होता है एफ साइन थीटा के। अब एफ की वैल्यू अगेन 200 न्यूटन पुट करेंगे, साइन एज इट थीटा की जगह आ गया 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे, वो है 0.5। अब 0.5 को 200 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 100 न्यूटन। तो यूँ फोर्स का वाई कंपोनेंट आ जाएगा 100 न्यूटन। फ्रेंड्स अब सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें उसने बताया है अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड perpendicularly at the knob of a door to open it as shown in the given figure. If the knob is 1.2 meter away from the hinge, what is the torque applied? Is it positive or negative torque? कहता है एक 300 न्यूटन की फोर्स परपेंडिकुलरली यानी अमूदन दरवाजे को खोलने के लिए उसके हैंडल पर लगाई जा रही है, जैसे कि तस्वीर में दिखाया है। अगर वो जो हैंडल है वो कब्जे से, हिंज यानी कब्जे से 1.2 मीटर के फासले पर हो तो हमें टार्क प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ रही है 300 न्यूटन, उसे कितना टार्क प्रोड्यूस होगा, और बताएं कि वो टार्क पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये देखें, अब यहाँ ये डोर दिखाया है, ये डोर का हिंज है यानी कब्जा है, ये इसकी नॉब है। नॉब पर फोर्स लगाई जा रही है परपेंडिकुलर 90 के एंगल से 300 न्यूटन। अब ये नॉब और इस हिंज यानी हैंडल का और कब्जे का दरमियानी ये जो फासला है ये 1.2 मीटर है। अब स्टूडेंट याद रखना, ये जो पॉइंट है जहाँ ये एरो बना हुआ है, यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स ऑफ एक्शन है यहाँ। और ये जो हिंज है यानी कब्जे जो हैं, ये वो लाइन है जिसके गिर्द ये डोर जो है ना घूमता है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होती है वहाँ से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसे हम मूवमेंट आर्म कहते हैं। तो स्टूडेंट ये जो 1.2 मीटर हमें बताया गया है, ये बेसिकली मूवमेंट आर्म है। ये क्या है? मूवमेंट आर्म। इसे एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमें एल बताया हुआ है और फोर्स बताई हुई है। टार्क कितना प्रोड्यूस होगा इस डोर में, ये फाइंड करना है हमने।
अब स्टूडेंट देखें, हमें फोर्स आ गई 300 न्यूटन यहाँ जो लगा रहे थे। मूवमेंट आर्म, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का ये जो दरमियानी फासला है, ये 1.2 मीटर आ गया। इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। टार्क टा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये रिक्वायर्ड है, ये हमने फाइंड करना है। अब टार्क का फार्मूला पड़ा है, टा इज इक्वल टू होता है एफ मल्टीप्लाई एल, एफ फॉर फोर्स, एल फॉर मूवमेंट आर्म। अब फोर्स 300 न्यूटन थी और मूवमेंट आर्म है 1.2 मीटर। अब 1.2 मीटर को हम जब 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 360 आ जाएगा। तो यूँ आंसर बनेगा 360 न्यूटन मीटर। इसका न्यूटन और ये मीटर एज इट आ गया। टार्क का यूनिट भी यही होता है, न्यूटन मीटर। स्टूडेंट, अब उसने हमसे पूछा था कि टार्क क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, हम इस डोर को ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के लिए जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये डोर जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूँ ओपन होगा, ऐसे यूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टार्क है ये क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज टार्क जो होता है विल बी पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे टार्क विल बी पॉजिटिव बिकॉज टार्क प्रोड्यूस इन अ डोर इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम टार्क को लिख देंगे टार्क विल बी पॉजिटिव। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बताया 2 weights आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट द पोजिशंस एज शोन इन द गिवन फिगर। इफ द मीटर रूल इज बैलेंस्ड at its center of gravity Cg, find the unknown weight W। अब स्टूडेंट, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये एक मीटर रूल है, इसको एक वेज पे बैलेंस किया गया है। एक तरफ इसके ये वेट हैंग किया हुआ है और वो है 4 न्यूटन। दूसरी तरफ जो वेट हैंग किया हुआ है W, वो अननोन है, ये फाइंड आउट करना है। अब मीटर रूल के इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट से ये जो वेट इधर हैंग किया है इसका डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। ये जो अननोन वेट है जो फाइंड करना है उसका डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ रहा है कि ये अननोन वेट जो है इस तरफ जो हैंग किया वो फाइंड करें। डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूँ कर लेते हैं कि ये जो हमने इस साइड पे अननोन वेट फाइंड करना है इसे हम W2 कह देते हैं, और इस साइड पे जो वेट हमें उसने दिया हुआ है उसे हम W1 कह देते हैं, वो 4 न्यूटन है। और ये जो जिस पॉइंट पर वेज के ऊपर इसे बैलेंस किया है हम उस पॉइंट को O ले लेते हैं। अब O से दूसरी एक तरफ ये जो अननोन वेट है जहाँ हैंग किया उस पॉइंट को A लिया, तो O से A तक का स्टूडेंट उसने डिस्टेंस बताया हुआ था 40 सेंटीमीटर। इसी तरह पॉइंट O से दूसरी तरफ जो वेट हैंग किया था B पॉइंट पर OB, वो डिस्टेंस ले लेते हैं, तो बताया 30 सेंटीमीटर। तो यूँ हमने इसको सॉल्व करने के लिए जिन पॉइंट्स पर या जिन पोजीशंस पर ये वेट हैंग किए थे उनको नाम दे दिए A और B, और जिस पॉइंट पर इस मीटर रूल को वेज पे बैलेंस किया था उसको हमने नाम दे दिया O। अब स्टूडेंट देखें, ये जो W1 वेट है राइट साइड पे हैंग हुआ पोजीशन B पर, ये वेट एक फोर्स है, ये फोर्स इस मीटर रूल पर लग रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो वेट वाली फोर्स W1 है ना, ये इस मीटर रूल को पॉइंट O के गिर्द क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगी। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कर रही है ये फोर्स W1 वाली, और ये जो W2 अननोन वेट है ये इस मीटर रूल को पॉइंट O के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। इसका मतलब इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा। अब एक तरफ क्लॉकवाइज टार्क है और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्टूडेंट, ये O से B तक ये जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर OB, ये फोर्स W1 का मूवमेंट आर्म है। इसी तरह OA ये जो डिस्टेंस होगा
ये फोर्स W2 जो है इसका मूवमेंट आर्म होगा। अब हमें यहाँ मूवमेंट आर्म भी दे दिए, दोनों तरफ फोर्सेस भी हैं, ये फाइंड करना है हमने। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का जो सम है वो इक्वल होगा, तो ये जो हमारा मीटर रूल है ये वेज पर बैलेंस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें, सबसे पहले हम डाटे में आएंगे। डाटे में हम W1 लिखेंगे 4 न्यूटन, और OA डिस्टेंस जो था ये वाला OA ये 40 सेंटीमीटर है। इसको 40 सेंटीमीटर्स को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 100 पे डिवाइड कर देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 पे जब डिवाइड करेंगे तो 0.4 मीटर आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरा डिस्टेंस था OB वो था 30 सेंटीमीटर। आप इस डायग्राम में देखेंगे ये था OB 30 सेंटीमीटर। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 30 को 100 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके तो आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर। अब ये हमारे पास W1 वेट 4 न्यूटन आ गया, OA 0.4 मीटर बन गया, और OB जो है ये 0.3 मीटर आ गया। अब दूसरा जो वेट था अननोन वेट, उसे हमने W2 का नाम दिया है, वो रिक्वायर्ड है, वो हमने फाइंड करना है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तरीकाकार क्या है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के मुताबिक क्या होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये जो W1 मल्टीप्लाई OB है, ये W1 और साथ में ये OB मूवमेंट आर्म था, इन दोनों की वजह से जो टार्क पैदा हुआ वो इक्वल है किसके, W2 फोर्स आ गई मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म कितना आ गया, OA। तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज टार्क और ये क्लॉकवाइज टार्क, इनका सम क्या है, इक्वल है। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहते हैं। अब हमने चूंकि W2 फाइंड करना है, OA को हम इस साइड पे ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये नीचे आके डिवाइड हो गया। अब W1 की वैल्यू पुट की 4 न्यूटन, OB की वैल्यू आ गई 0.3 मीटर, OA की वैल्यू आ गई 0.4 मीटर। अब हम 4 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.2 न्यूटन। ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 0.4 आ गया। अब 1.2 को 0.4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 न्यूटन। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि इधर जो अननोन वेट था जो हमने फाइंड करना था वो हमारा कितना है, 3 न्यूटन। यही रिक्वायर्ड था, ये हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अ सीसा इज बैलेंस्ड with 2 children sitting near either end. Child A weighs 30 kilogram and sit 2 meter away from the pivot, while child B weighs 40 kilogram and sit 1.5 meter from the pivot. Calculate the total movement on each side and determine if the seesaw is in equilibrium. अब स्टूडेंट वो कहता है कि हमारे पास एक सीसा है जिसे 2 बच्चे उस पर बैठकर उसे बैलेंस कर रहे हैं। चाइल्ड ए जो है उसका वेट 30 किलोग्राम और वो 2 मीटर डिस्टेंस पे बैठा हुआ है पाइवोट से। चाइल्ड बी जो है वो 40 kg का है और वो पाइवोट से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो हमने टोटल मूवमेंट बताना है ईच साइड, दोनों तरफ कितना होगा, और सीसा। स्टूडेंट्स, इसमें हमने अब ये बताना है कि टोटल मूवमेंट कितना होगा और ये सीसा इक्विलिब्रियम में किस हालत में आएगा।
तो सबसे पहले तो हम इसमें डायग्राम के ज़रिए से करते हैं। ये देखें, ये हमारा शीशा है, इसे वेज पे बैलेंस किया हुआ है। तो यहाँ पर एक चाइल्ड ये है, दूसरा चाइल्ड ये है। ये जो चाइल्ड है इसका मैस M1 फ़र्ज़ कर लेते हैं 30 kg है, इसके मैस को M2 ले लेते हैं, वो है 40 kg। ये वाला चाइल्ड जो है चाइल्ड A, ये इस वेज से, इस पॉइंट से जिसके गिर्द ये शीशा रोटेट करता है, पाइवोट जिसे बोलते हैं, वहाँ से इसका डिस्टेंस था 2 मीटर, उस डिस्टेंस को D1 ले लिया। दूसरा चाइल्ड B जो था वो पाइवोट से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे था, इस डिस्टेंस को D2 हमने ले लिया। ये D1 और D2 डिस्टेंसेस आ गए, चाइल्ड A का और चाइल्ड B का। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी जब हम सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मैसेज लिख लेते हैं दोनों चाइल्ड के। एक चाइल्ड के मैस को 30 kg लिख लिया, दूसरे चाइल्ड के मैस को 40 kg लिख लिया। चाइल्ड A के डिस्टेंस को 2 मीटर D1 और चाइल्ड B के डिस्टेंस को D2 लिख लिया 1.5 मीटर। अब टोटल मूवमेंट निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। अब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यानी M1 मल्टीप्लाई D1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई D2। ये D1 मूवमेंट आर्म हो गया, ये फोर्स हो गई, ये मूवमेंट आर्म हो गया, ये फोर्स हो गई। अब M1 की जगह हमारे पास वैल्यू है 30, तो 30 पुट किया। D1 की वैल्यू थी 2 मीटर, तो 2 पुट किया। फिर इसी तरह इधर M2 की वैल्यू थी हमारे पास 40 पुट किया, और D2 की वैल्यू थी 1.5, वो D2 की जगह 1.5 पुट किया। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 2 से तो 60 न्यूटन मीटर आ गया। इधर 40 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 न्यूटन मीटर आया। इसका मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो भी 60 न्यूटन मीटर है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी कितना है, 60 न्यूटन मीटर है। तो इसमें शीशा जो है वो बैलेंस है, क्योंकि इस तरफ क्लॉकवाइज मूवमेंट और इधर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, इक्वल आए हैं। तो हमारे पास टोटल मूवमेंट जो निकल आया वो 60 न्यूटन मीटर आया। तो इस इतने मूवमेंट पर ये जो शीशा है ये बैलेंस हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में बताया गया है, अ क्रोबार is used to lift a box as shown in the given figure. If the downward force of 250 Newton is applied at the end of the bar, how much weight does the other end bear? The crowbar itself has negligible weight. स्टूडेंट इसमें ये एक क्रोबार है, अब इसमें स्टूडेंट उसने इस क्रोबार पर एक सिरे पर फोर्स लगाई 250 न्यूटन और इससे इस बॉक्स को लिफ्ट किया। अब वो पूछता है क्रोबार के एक सिरे पर फोर्स लगाने से 250 न्यूटन, दूसरे सिरे पर जो वो वेट बियर करेगा क्रोबार वो कितना है। बेसिकली इस बॉक्स का वेट ही हमने फाइंड करना है। इसमें उतना वेट जो निकलेगा उतनी ही इसको फोर्स बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्रोबार को दूसरे सिरे पे। अब यहाँ पर इस डायग्राम में हमें साथ ये बताया कि ये वो पॉइंट है जहाँ ये क्रोबार ज़मीन की सरफेस पे टर्न होता है, घूमता है। वहाँ से बॉक्स तक का ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और उस पॉइंट से क्रोबार पर जिस जगह पर फोर्स लगाई जा रही है वहाँ तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंसेस हमें डायग्राम के अंदर उसने दिए हुए हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ही सॉल्व करेंगे। हम डाटे में जो चीज़ें हमें दी हैं पहले वो लिखते हैं। ये हमारे डिस्टेंसेस आ जाएंगे, ये फोर्सेस आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स ये देखें, अब मैंने ये डायग्राम बनाई है, इसमें फोर्स आ गई 250 न्यूटन जो हम यहाँ लगा रहे थे। D1 डिस्टेंस ये इस पॉइंट से, जहाँ ये क्रोबार जिस पॉइंट के गिर्द घूमता है वहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है जिस जगह पर फोर्स लगाई जा रही थी।
ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, इसे D1 लिया तो वो D1 30 सेंटीमीटर आ गया। और इसी पॉइंट से जहाँ तक वेट पड़ा हुआ है वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है D2 5 सेंटीमीटर। और ये जो बॉक्स था इसका वेट ही बेसिकली फाइंड करना है, उतनी ही फोर्स इस क्रोबार को दूसरे एंड पर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो वो W हमने फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं कि इस बॉक्स का वेट W है, वो W हमें रिक्वायर्ड है, जबकि क्रोबार का अपना जो वेट था वो नेग्लिजिबल है, यानी ना होने के बराबर है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये फोर्स जो है जो लगा रहे हैं ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी, और ये जो बॉक्स वाली वेट वाली फोर्स है ये इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर ये W फोर्स मल्टीप्लाई इसका ये मूवमेंट आर्म है D2 इक्वल हो जाएगा, इधर ये जो फोर्स F थी उसका ये जो मूवमेंट आर्म है 30 सेंटीमीटर D1 वो। अब W मल्टीप्लाई D2 इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D1। अब चूँकि हमने W फाइंड आउट करना है, D2 को इस साइड पे ले जाएंगे, D मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो गया, F मल्टीप्लाई D1 ओवर D2 हो गया। स्टूडेंट अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास ये वैल्यू आ गई F की 250 न्यूटन, ये D1 की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर और ये D2 की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट यहाँ से ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 250 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप नीचे कट कर लें, 5 को 30 से कट कर लें 6 आएगा, 6 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये 200 को 50 को 30 से मल्टीप्लाई करके और 5 पर डिवाइड करके हमारे पास आया 1500 न्यूटन। तो ये वेट निकल आया बॉक्स का। इतनी ही फोर्स उस क्रोबार के दूसरे एंड को बियर करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। 6 में बताया है अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर is used to open the nut of a car. If the torque required for it is 150 Newton meter, how much force F should be applied on the spanner as shown in the figure given below? एक 30 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर है, उससे कार के नट को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहता है अगर हमें 150 न्यूटन मीटर टार्क चाहिए हो कार का नट खोलने के लिए तो बताएं स्पैनर पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अब डायग्राम में आपको दिखाया है कि ये स्पैनर है, इसके इस पॉइंट पर फोर्स F लगाई जा रही है। वो पूछता है कितनी लगानी पड़ेगी, जबकि इसकी जो लेंथ है वो उसने हमें बताई हुई है 30 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें याद रखिएगा जिस पॉइंट पर स्पैनर पे फोर्स लगाई जा रही है वो ये पॉइंट था, और ये यहाँ पर नट है कार का जिसे हम खोलने जा रहे हैं। तो ये जो लाइन ड्रा की है ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन है या पॉइंट ऑफ रोटेशन है, जिसके गिर्द ये रेंच क्या करेगा, घूमेगा नट को खोलने के लिए। और ये जो लाइन है ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। अब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को मूवमेंट आर्म कहती है। तो स्टूडेंट उसने हमें जो रेंज की लेंथ बताई थी ना 30 सेंटीमीटर, बेसिकली वो इस लगाई गई फोर्स का मूवमेंट आर्म है। वो मूवमेंट आर्म है, उसे हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर यहाँ, तो ये मूवमेंट आर्म है और ये वो फोर्स है जो हम इस रेंच पर लगा रहे हैं, स्पैनर पर लगा रहे हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा था वो था 150 न्यूटन मीटर। उसने कहा था इफ़ द टार्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज़ 150 न्यूटन मीटर। अगर टार्क कितना चाहिए हो 150 न्यूटन मीटर, ये टार्क आ गया। ये जो स्पैनर की लेंथ थी वो मूवमेंट आर्म है L, वो 30 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.3 मीटर आएगा। अब रिक्वायर्ड हमारे पास फोर्स है कि फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, वो हमने क्वेश्चन मार्क। अब हमने बताया टा का फार्मूला टार्क टा इज इक्वल टू होता है F मल्टीप्लाई L। अब चूंकि F फाइंड करना है L को इस साइड पे ले जाएंगे, L इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर टा के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ बन जाएगा F इज इक्वल टू टा ओवर L। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे
टा की वैल्यू 150 न्यूटन मीटर आ गई, एल की वैल्यू 0.3 मीटर आई, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। 150 को 0.3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 500 न्यूटन आ जाएगा ये। तो यूँ हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी कार का नेट खोलने के लिए, स्पैनर पर हमें 500 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यही हमारी रिक्वायर्ड था, हमने फाइंड करना था। यूँ यहाँ कंप्लीट हो गया स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। इसमें उसने बताया अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप इज पुल्ड टू द राइट by a horizontal force F. The rope makes an angle of 60 degree with the ceiling as shown in the given figure. Determine the magnitude of the force F and tension T in the string. स्टूडेंट इसमें ये उसने हमें डायग्राम बना के दिखाया हुआ है कि एक बॉल है जिसका वेट 5 न्यूटन है, उसको एक रस्सी के साथ बांध कर लटकाया गया है, रस्सी का दूसरा सिरा छत के साथ बंधा हुआ है और ये जो रस्सी है ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब जब बॉल का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो रस्सी में एक टेंशन वाली फोर्स क्रिएट हो जाएगी टी, ये दिखाया, वो प्रोड्यूस होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट साथ उसने बताया कि इस गेंद पर फोर्स लगाई जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई जा रही है, इस वो भी हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट ये डायग्राम मैंने अगेन बनाई है। इसमें वो ये बॉल दिखाई, ये रोप दिखाई है, ये सीलिंग के साथ इसको अटैच किया हुआ है। इसमें ये जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है ये फाइंड करनी है। रोप जो है सीलिंग के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। बॉल पर फोर्स भी लगाई जा रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो भी फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ इस फोर्स को और इस टेंशन को फाइंड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले इस टेंशन टी, ये भी एक फोर्स है, इसको इसके कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा। तो ये देखें फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब इसका एक कंपोनेंट ये है वाई की डायरेक्शन में और एक इसका कंपोनेंट ये है एक्स की डायरेक्शन में। स्टूडेंट ये जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसे बोलेंगे टी कॉस थीटा और इसका ये जो वाई की डायरेक्शन में कंपोनेंट है इसे बोलेंगे टी साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट इसके आ गए, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट। स्टूडेंट अब देखें ये जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट और ये जो वाई कंपोनेंट है टी साइन थीटा, ये टेंशन के दो कंपोनेंट्स थे। अब इसमें से ये देखें बॉल की वेट वाली जो फोर्स है डब्ल्यू वो नीचे को लग रही है इस डायरेक्शन में और टेंशन टी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट ये टी साइन थीटा, वो वेट वाली फोर्स के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, ये वो इस डायरेक्शन में है, वेट वाली फोर्स नीचे को लग रही है। अब ये वेट वाली फोर्स और ये टेंशन टी का वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों इक्वल हैं, लिहाजा ये बॉल जो है ना इक्विलिब्रियम में होगी। हमने इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन पढ़ी है कि किसी बॉडी पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो अब ये वेट वाली फोर्स और टेंशन टी के वर्टिकल कंपोनेंट ये दोनों क्या हैं अपोजिट डायरेक्शन में हैं, लिहाजा ये इस बॉल को इक्विलिब्रियम में लेकर आएंगे। इसी तरह ये बॉल पे जब ये फोर्स F लगाई जा रही थी, इसके देखें तो टेंशन T का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है T cos थीटा, ये भी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी, टेंशन T का X कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो इस डायरेक्शन में है। तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब स्टूडेंट हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम इस बॉल का जो वेट है वो हमें बताया था 5 न्यूटन, वो लिखेंगे W = 5 न्यूटन। फिर हमें जो एंगल बन रहा है रोप सीलिंग के साथ बना रही है थीटा, वो 60 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद
स्टूडेंट रोब में जो टेंशन टी प्रोड्यूस हो रही है वो फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क है। फिर जो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है वो फाइंड करनी है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क। अब पहले हम टेंशन फाइंड करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि ये जो कंपोनेंट है टेंशन का, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये जो वेट वाली फोर्स है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। डायरेक्शन में ये अपोजिट है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने इसे यूँ लिख लिया, टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब थीटा की जगह 60 डिग्री आ गया, डब्ल्यू की जगह 5 न्यूटन पुट कर दिया। साइन 60 की वैल्यू 0.866 होती है। उसके बाद हम स्टूडेंट 0.866 को दूसरी साइड पे ले गए और वहाँ जाकर उसे डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5 को 0.866 पे डिवाइड करेंगे तो 5.8 आएगा न्यूटन में। तो यूँ टेंशन टी निकला ही हमारे पास, यही हमने फाइंड करनी थी, वो है 5.8 न्यूटन। उसके बाद हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो पहले भी मैंने बताया कि फोर्स जो है वो टेंशन टी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा के अपोजिट है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसे भी हम लिखेंगे F इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक यूँ हो जाएगा, F इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। स्टूडेंट F इज इक्वल टू टी कॉस थीटा था। टी की वैल्यू हम पुट करेंगे 5.8 न्यूटन, जो कि हमने पहले फाइंड कर ली थी। कॉस एट इज थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से देखेंगे वो 0.5 आएगी। अब 0.5 को 5.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.9 न्यूटन। तो यूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगाई जा रही थी वो थी 2.9 न्यूटन। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। 8 में उसने बताया है, अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ 2 स्टील वायर्स एज शोन इन गिवन फिगर। इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। इस तरह से एक साइन बोर्ड दिखाया है जिसका वेट 200 न्यूटन है, उसको 2 स्टील की वायर्स के साथ बांध कर लटकाया गया हुआ है। अब स्टील की ये जो वायर्स हैं इनमें टेंशन T1 और T2 प्रोड्यूस होगी जब साइन बोर्ड का वेट 200 न्यूटन नीचे को अमल करेगा। वो टेंशन हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इसे हम सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पर हमारे पास साइन बोर्ड का जो वेट था जो कि एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड वर्टिकली 200 न्यूटन है, वो लिखेंगे W = 200 न्यूटन। और ये जो स्टील वायर्स हैं जिनके साथ साइन बोर्ड हैंग है, इनमें जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है T1 और T2, स्टूडेंट ये इक्वल होगी। जितनी ये टेंशन प्रोड्यूस होगी उतनी ही इधर होगी। तो हम लिख लेते हैं T1 इज इक्वल टू T2 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। अब ये देखें, अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ भी सेटिस्फाइड हो रही है कि इस साइन बोर्ड पर 2 फोर्सेस लग रही हैं, T1 और T2 अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक वेट वाली फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों फोर्सेस का सम इस नीचे अमल करने वाली फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा। अब ऊपर जो 2 फोर्सेस लग रही थी T1 और T2, इनको ऐड कर लेंगे तो ये 2T हो जाएगा। एक T थी, दूसरी भी T थी, T और T मिलकर 2T हो गई, 2 फोर्सेस हो गई है, और वेट वाली फोर्स नीचे को लग रही है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम कहेंगे ये 2T जो 2 फोर्सेस ऊपर को टेंशन की शक्ल में लग रही हैं वो इक्वल हैं वेट वाली फोर्स के। अब यहाँ से हमने T फाइंड करना है तो 2 कोई साइड पे ले आएंगे, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा आके। उसके बाद हम W की वैल्यू पुट कर देंगे 200, 2 एज इट 200 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो टेंशन आ गई 100 न्यूटन। यूँ स्टूडेंट हमारे पास हम कहेंगे दोनों वायर्स में यहाँ जो टेंशन T1 है और इधर जो टेंशन T2 है वो कितनी है, 200। तो T1 इज इक्वल टू T2, T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। यही हमारा रिक्वायर्ड था, यूँ टेंशन हम फाइंड कर लेंगे। ये स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो बता रहा है, 1 गर्ल ऑफ 30 किलोग्राम मैस सिट 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ सीसा। Another girl of mass 40 kg wants to sit on the other side
so that the sisa may remain in equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? कहता है एक लड़की है जो जिसका मैस 30 किलोग्राम है, वो शीशे पर उसके एक्सिस से 1.6 मीटर के फासले पर बैठी हुई है। एक दूसरी लड़की है जिसका मैस 40 kg है, वो शीशे की दूसरी साइड पर बैठना चाहती है, लेकिन इस तरह बैठना चाह रही है कि वो शीशा क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो, बैलेंस हो जाए। तो उसको शीशे के एक्सिस से दूसरी तरफ कितने फासले पर बैठना होगा, मतलब उसका डिस्टेंस जो है ना एक्सिस से, वो डिस्टेंस उस गर्ल का एक्सिस से हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसको हम एक डायग्राम बना के क्लियर करता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। स्टूडेंट ये देखें, ये शीशा बनाया है, ये जो दरमियान में ये लाइन है ये इसके एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें एक तरफ ये गर्ल है, उसका मैस M1 ले लेते हैं, वो 30 किलोग्राम है, वो इस शीशे के एक्सिस से 1.6 मीटर के डिस्टेंस पे बैठी हुई है। इसे D1 इस डिस्टेंस को ले लेते हैं 1.6 मीटर। अब दूसरी तरफ एक दूसरी गर्ल है शीशे पर बैठना चाह रही है, जिसका मैस 40 किलोग्राम है, और वो चाहती है कि मैं इस तरह बैठूं कि शीशा जो बैलेंस हो जाए। तो स्टूडेंट हमने उसका एक्सिस से ये जो डिस्टेंस D2 है ये फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें हम M1 30 किलोग्राम ले लेंगे, D1 1.6 मीटर, M2 40 kg आ जाएगा इसका मैस, और डिस्टेंस इसका D2 हमने क्वेश्चन मार्क ये हमने फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, M1 मल्टीप्लाई D1, यानी ये जो मैस और ये जो इसका मूवमेंट आर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है या क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है, इक्वल टू, अब ये जो मैस और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है। अब ये क्लॉकवाइज टॉर्क, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दोनों क्या है, इक्वल हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। M1 मल्टीप्लाई D1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई D2। अब D2 चूँकि हमने फाइंड करना है, तो M2 को इस साइड पे ले जाएंगे, ये D2 इधर जाकर डिवाइड हो गया, सॉरी M2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड हो गया। अब M1 की वैल्यू आ गई 30 किलोग्राम, D1 की वैल्यू आ गई 1.6 मीटर, और M2 की वैल्यू आ गई 40 किलोग्राम। किलोग्राम किलोग्राम से कट जाएगा, और अब हम 30 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसे 40 में डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास D2 आ जाएगा 1.2 मीटर। यूँ हमारा ये जो डिस्टेंस था D2 वो फाइंड हो गया 1.2 मीटर। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। 10 में उसने बताया, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एज शोन इन द गिवन फिगर इफ द ब्लॉक वेट 150 न्यूटन। यहाँ पर अब स्टूडेंट एक ब्लॉक है जिसका वेट 150 न्यूटन है, उसको स्ट्रिंग से बांध कर हैंग किया हुआ है। तो स्ट्रिंग में टेंशन जो प्रोड्यूस हो रही है दोनों साइड में, इधर और इधर, वो फाइंड करनी है। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है इस स्ट्रिंग में, ये निकालनी है, और इधर जो टेंशन T2 प्रोड्यूस हो रही है ये फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें ये जो टेंशन T1 है इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अब इसका एक कंपोनेंट ये है एक्स की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में T1 का, वो है T1 cos थीटा। दूसरा इसका ये कंपोनेंट है वाई की डायरेक्शन में, T1 sin थीटा। अब देखें तो ब्लॉक का जो वेट था W 150 न्यूटन, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब ब्लॉक का ये वेट वाली फोर्स और टेंशन T1 का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है T1 sin थीटा, ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये दोनों इस ब्लॉक को क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेकर आएंगे,
क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो रही है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूरी हो रही है, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है और एक फोर्स अपवर्ड लग रही है। ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल होंगी, यानी वेट वाली फोर्स और टेंशन T1 फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसी तरह ये जो T2 टेंशन इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही थी, ये फोर्स टेंशन T1 के एक्स कंपोनेंट T1 cos थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ फर्स्ट कंडीशन जो इक्विलिब्रियम है वो सेटिस्फाइड हो रही है। अब स्टूडेंट ये देखें, वेट हमारे पास 150 न्यूटन आ गया, थीटा 60 डिग्री आ गया। सबसे पहले हमने ये वेट W इक्वल टू लिया, W इक्वल टू आ गया इस कंपोनेंट के T1 साइन थीटा के, T1 साइन थीटा के। अब T1 एज इट साइन थीटा की जगह 60 डिग्री, फिर हमने साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखी तो वो आ गई 0.866। फिर हमने T1 फाइंड करना है तो ये 0.866 इस साइड पे चला गया, इधर जाके ये डिवाइड हुआ तो 150 को 0.866 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डिवाइड करके 173.2 न्यूटन आएगा। ये 150 को 0.866 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 173.2 न्यूटन आ जाएगी, ये T1 आ जाएगी। अब T2 जो निकालनी है तो पहले भी आपको बताया कि ये जो T2 है ये इक्वल होगी किसके, T1 cos थीटा के। तो ये हमने यहाँ पर T2 इज इक्वल टू T1 cos थीटा किया। अब T1 की वैल्यू आ गई 173.2 न्यूटन, cos थीटा की जगह आ गया 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5। अब 0.5 को 173.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 86.6 न्यूटन। तो ये T2 टेंशन जो होगी वो 86.6 न्यूटन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। मैंने आपको 10 के 10 न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको सॉल्व करवाया है। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई इशू हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है, मैं आपके उस इशू को रिजॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट चैप्टर की अब वीडियोस में चैप्टर नंबर 5 की अपलोड करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि मेरी नई से नई वीडियोस जो हैं आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।